नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज़ का अगला पार्ट देखेंगे। 128वां पार्ट ये है, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। पहला जो प्रश्न होता है वो आपका स्टैटिक जीएस का होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है, ठीक है। तो हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में अगले प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग भी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही कम समय बचा है। 2020-21 के लिए आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि आप एक ना एक दिन तो इन चीज़ों को समझेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको यही बताया है कि आप जीरो से स्टार्ट करिए, ठीक है। जो लोग भी कुछ भी नहीं जानते, आप छोटी-छोटी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिए कि जैसे मान लीजिए सीबीआई क्या है, ठीक है? तो उसके बारे में जितना पता है उतना लिखने का स्टार्ट करिए। जो 2 प्रश्न दिए जाते हैं उनको लिखने का स्टार्ट करिए। जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, शुरुआत से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि जैसे आप कोई भी टॉपिक समसामयिक मुद्दे का पढ़ते हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है, कि जैसे किसान आंदोलन पर आप लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, आखिर किन पर आंदोलन हो रहा है, किन पर नहीं हो रहा है, सरकार का पक्ष क्या है, किसानों का पक्ष क्या है, तो इस तरीके से चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा सा लिखने का स्टार्ट करिए, ठीक है। और धीरे-धीरे चीज़ें ही ठीक होती हैं। अब आप सोचें कि एक दिन में ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए आपकी, नहीं होने वाली है। जो लोग भी मेंस दे रहे हैं, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, बिना लिखे दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। इतना आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, अगर आपको मुख्य परीक्षा पास करनी है तो आपको मेंस जो आंसर राइटिंग है वो करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। जीएस के चारों पेपर के जो चीज़ें हैं वो लिखनी पड़ेंगी, जो भी सिलेबस के अनुसार जो चीज़ें हैं, और जो ऑप्शनल है आपका हिंदी, ऐसे इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। बहुत सारे सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि जैसे जो मुख्य परीक्षा है, ध्यान रखिएगा, जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, तो मेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। मेंस में आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपको मेरिट में ऊपर वाला स्थान मिलता है, अच्छा स्थान मिलता है और आपको अच्छी पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा का सारा खेल जो है मुख्य परीक्षा का ही है, मेंस का ही है। तो मेंस की आप लोग अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग भी, देखिए मेरा कर्तव्य है, जो लोग भी सिलेक्शन लिए हुए हैं आप उनसे बात करिए, वो भी आपको बताएंगे कि बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला। लिखना ही नहीं है। लगभग 12 लोगों से आपको 13 गुना, जैसे बच्चे एक सीट पर 13 व्यक्ति एग्ज़ाम देते हैं मुख्य परीक्षा में, तो 12 लोगों से आपको बेहतर लिखना है। अब वो चीज़ें कैसे आएँगी? वो लिखने से ही आएँगी। डेली मैं चीज़ों को आप लोगों को इसीलिए बताता हूँ कि एक ना एक दिन तो आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। जो लोग वाक़ई में सीरियस हैं, और नहीं तो बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं, चले जाते हैं, अपना दूसरी चीज़ों पर देखते हैं, जाकर दूसरी चीज़ों को तो अपना ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे आप जिस समय एग्ज़ाम देने जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है प्रश्नों के अनुसार जो होती है, आपको एग्ज़ाम हॉल में भी प्रश्न ही लिखना है। आपके सामने 20 प्रश्न होंगे, आपको लिखना है। वही प्रक्रिया मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। बनी बनाई चीज़ें, बना बनाया मटेरियल आप लोगों को मिलता है, बस आपको लिखना होता है, पढ़ना होता है, लेक्चर को देखिए, उसके बाद लिखिए। इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देखिए, जिस समय आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे वहाँ पर आपके सामने ऐसा ही प्रश्न आएगा, सीबीआई के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न का स्वरूप कुछ अलग भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। अब आप सबसे पहला कार्य करते क्या हैं? करते यही हैं कि आप चीज़ों को सोचते हैं कि मुझे इसमें कौन-कौन सी चीज़ों को ऐड करना है। जो लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे होंगे, आप उनसे भी बात करेंगे तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। इसीलिए बनी बनाई चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, बस लिखना आपका केवल काम है, पढ़ना और लिखना, लेक्चर देखना और लिखना, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए और आज से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप लोग 2 प्रश्नों की आंसर राइटिंग डेली करना स्टार्ट करिए।
1 महीने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रख के देखेंगे और चीज़ों को पूछेंगे कि हाँ कितना तैयारी हुई, आप खुद समझेंगे चीज़ों को कि लिखना कितना ज़रूरी है और कितना 1 महीने के बाद आपको तैयार होता है। समय किसी के लिए दोस्तों रुकता नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकता। तो आपको भी समय के अनुसार चलना है और समय एक एक दिन कटता चला जाता है। आप भी देखेंगे, सोचेंगे आप आज नहीं लिखेंगे, अभी मुहूर्त नहीं सही है, अभी कल परसों से लिखेंगे, नहीं 1 हफ्ते के बाद लिखेंगे, पहले पढ़ लेंगे फिर लिखेंगे, अभी तो वो पीटी एग्ज़ाम है मुख्य परीक्षा जब होगी तब लिखेंगे। यहीं पर सारी की सारी चीज़ें एक सिलेक्शन लेने वाले व्यक्ति और एक नहीं सिलेक्शन लेने वाले व्यक्ति के बीच में फ़र्क आता है। तो आप लोगों को मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ कि आप लोग आज से ही लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है? जो आज का पेपर है दोस्तों, आज का जीएस पेपर सेकंड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है 255 है और 200 शब्द सीमा में आपको प्रश्न को लिखना है, ठीक है? लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए। कुछ डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी थोड़ा-सा प्रस्तुतिकरण जो होता है, आपका प्रेजेंटेशन ही मायने रखता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अच्छे से उत्तर को आप लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने 2 दोस्तों को शेयर भी करा दीजिएगा, ठीक है? जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। सीबीआई जो आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो होता है, ठीक है? तो सीबीआई के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसको आपको बताना है। सबसे पहले सीबीआई के बारे में बात करेंगे कि कार्य तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो सीबीआई का गठन किस तरीके से हुआ, तो देखिए इसका स्थापना जो की गई थी एक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है? एक एक्ट बनाया गया था और स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपकी 1963 में। अब देखिए यह जो संस्था है, संस्थान है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, एजेंसी जो है वो आपकी केंद्रीय पुलिस एजेंसी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यह देश की शीर्ष जांच एजेंसी है, शीर्ष जांच एजेंसी है। और इसका जो संरचना की जहाँ तक बात करी जाती है तो इसका कार्य संचालन 7 संभागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है आपका अभियोजन निदेशालय, दूसरा है केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, तीसरा आपका कौन सा है? भ्रष्टाचार निरोधी संभाग। अगला कौन सा है? अगला है आपका आर्थिक अपराध संभाग, अगला है आपका विशेष अपराध संभाग और जो नेक्स्ट है वो है आपका 6वां जो है प्रशासन संभाग और 7वां जो है वो आपका नीति और समन्वय संभाग। तो इतने संभागों के माध्यम से इसकी जो गठन है वो हुआ है, संरचना इस तरीके से कार्य करती है, ठीक है? जो सीबीआई है इन्हीं के माध्यम से चीज़ों को क्रियान्वित करती है। अब देखिए ये राज्य की सुरक्षा क्या क्या चीज़ें देखता है, कौन कौन से महत्व के मुद्दों की जांच करता है, मामलों की जांच करता है। तो ये राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच करता है। इसके कुछ परिवर्तन भी किया गया था कि जैसे 1985 में 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में इसको पहले ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था, फिर इसको बाद में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, ठीक है? तो ये आपने संरचना और इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अब अगली चीज़ है सीबीआई के कार्य। जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, ठीक है, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सीबीआई के कार्यों को अब एक एक करके देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए देश में कोई आतंकवादी घटना होती है या कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट होता है या कोई आत्मघाती हमला होता है, माफिया अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, तो ऐसे में जो जांच है, विशेष अपराध जो होते हैं उनके लिए सीबीआई को लगाया जाता है। अगला कार्य कौन सा है? अगला है कि आपका केंद्रीय विभागों कि जैसे जो सरकार के डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, लोक उपक्रम जो पीएसयूज जो होते हैं और वित्तीय संस्थान जो होते हैं, इनमें भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, ये सारी की सारी चीज़ों से अगर कोई प्रकरण आता है तो इन पर यह जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए प्रकरण कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भाई आप इसकी जांच करिए। जैसे हाथरस कांड था, हाथरस कांड पर मांग की गई कि भाई
सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो ऐसे ही सामाजिक मुद्दे भी और न्यायालय बोले तो सर्वोच्च न्यायालय बोल सकता है, उच्च न्यायालय भी बोल सकता है, और राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की दोनों बोल सकती हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा सौंपे गए जो कार्य हैं उनको भी करता है, जांच करता है। अब अगला कार्य क्या है? अगला ये है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे इंटरपोल है, तो इंटरपोल से सूचनाओं का आदान प्रदान भी सीबीआई करती है। और क्या मामलों पर यह जांच करती है कि जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित कोई मामला है या शासकीय गोपनीयता से जुड़े कोई अपराध है तो इनकी जांच करना। केंद्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, तो उनके खिलाफ में अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला या अन्य कोई आपराधिक प्रवृत्ति का मामला अगर आता है तो उनकी भी जांच सीबीआई करती है। और क्या है कि जैसे आर्थिक अपराधों की जांच के जैसे करना, कि जैसे कोई बैंकिंग धोखाधड़ी होती है कि ठीक है, तो जैसे सत्यम घोटाला हुआ, और आप शेयर मार्केट में जाएंगे, ठीक है, तो हर्षद मेहता कांड हुआ था। आयात निर्यात में अगर कोई उल्लंघन होता है या कोई अपराध होता है या धोखाधड़ी का प्रकरण आता है तो इनकी भी जांच सीबीआई करती है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे राष्ट्रीय स्तर के अपराधों का ये एकत्रण भी करती है, कि जैसे राष्ट्रीय स्तर का कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो उस पर कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम पर क्या करता है कि सारी चीज़ों को एकत्रित करने का भी काम कर सकती है। कोई व्यक्ति गबन किया है, कोई संस्था समूह जिसने गबन किया है पैसे का या अन्य चीज़ों में गबन या गैंगवार से संबंधित कोई चीज़ होती है तो उन पर भी ये जांच, अपराधों की भी ये जांच करती है। राज्य सरकार की जैसे मान लीजिए राज्य सरकार के सामने कोई मुद्दा आता है और वो मुद्दा वह नहीं सुलझा पाती तो ऐसे में सीबीआई को सौंपा जाता है। ठीक है, और जिन मामलों में सरकार राय दे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो इन पर कोई राय दे तो उसकी भी जांच जो है वो आपका सीबीआई करती है। तो ये इस तरीके से परिपूर्ण रूप से आप लोग अच्छे से उत्तर को लिखिए। इसके पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को जो पेड ग्रुप चल रहा है 2020 और 21 का, तो आप लोग उसी में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो लोग भी 2021 का या 20 का पीसीएस मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है 256 है, ध्यान रखिएगा, 20256 है, और मात्र 125 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अच्छे से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए। और जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है। देखिए, इसी से सिलेक्शन होना है, जब आप लिखेंगे उसी से सिलेक्शन होना है। बहुत सारे लोगों को, देखिए, कोई भी अच्छी चीज़, आप राज्य स्तर की सबसे बड़ी सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि बिल्कुल ईजिली तरीके से मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपके अपनी जो इच्छाएं हैं उनको भी मारना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको काम करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, जो आंसर राइटिंग है उसको अच्छे से करना है। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है? मृदा जैविक कार्बन क्या है? मृदा कार्बन स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसको आपको बताना है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जो मृदा जैविक कार्बन जो होता है तो ये है क्या? तो मृदा जैविक कार्बन जो है वो मृदा जैविक पदार्थ से जुड़ा कार्बन होता है। जो मृदा जैविक पदार्थ जो होते हैं तो उनमें कार्बन की जो मात्रा होती है, ठीक है, उसी को मृदा जैविक कार्बन कहा जाता है। इनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सूक्ष्म बायोमास है, जटिल जैविक उपाचय प्रक्रियाएं जो होती हैं ये अन्य उत्पादों के साथ में क्रियान्वित की जाती हैं। अब गठन के चरण भी इसमें पाए जाते हैं कि जैसे मृदा में पौधों जंतुओं के अवक्षेप होते हैं, ठीक है, उनका अपघटन होता है और कार्बन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। जैविक कार्बन जो पदार्थ होते हैं तो उनमें मृदा के ऊपरी संस्तरण में संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ठीक है, कि जो जैविक कार्बन होते हैं तो वो ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए जैविक कार्बन, जो मृदा जैविक कार्बन है उसको आप लोगों ने समझा। उसके बाद मृदा कार्बन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि टेम्परेचर आपका जो मृदा कार्बन स्तर है उसको प्रभावित करता है। जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, ऊपरी सतह जो होती है, अगर वहाँ से अपरदित हो जाती है तो कार्बन की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि ये ऊपरी सतहों पर ही केंद्रित रहता है। ठीक है। मृदा में नमी की मात्रा और जल संतृप्ति का मतलब होता है सैचुरेशन की एक स्टेज। ठीक है। मृदा की नमी की मात्रा, जैसे वार्षिक वर्षण जो होता है, जो वार्षिक वर्षा जो होती है उसमें भी वृद्धि के कारण भी मृदा में नमी बढ़ेगी। ठीक है। जल संतृप्ति होगी। इन सारी चीज़ें, ये चीज़ें भी मृदा कार्बन स्तर को प्रभावित करती हैं। नमी का अगर उच्च स्तर होगा तो जैव भार उत्पादन में भी वृद्धि होगी। मृदा संरचना भी इसको प्रभावित करती है। मृदा संरचना में क्या होता है कि जैसे जो मृत्तिका होती है, ठीक है, ऊपर वाली परत जो होती है, तो मृत्तिका की मात्रा में भी वृद्धि होती है। क्ले जो इसको कहा जाता है मृत्तिका, ठीक है, तो उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अगली चीज़ क्या है, लवणता और अम्लता। तो आप लोगों ने एसिड और बेस जो होते हैं, ठीक है, अगर अम्लता या क्षारीयता बढ़ेगी तो वृद्धि जब होती है तो निम्न जैव भार होता है और जैविक पदार्थों में कमी आती है, जो ये भी प्रभावित करता है। अगली चीज़ क्या प्रभावित करती है, अगली चीज़ है कि आपके मृदा कार्बन स्तर को जो प्रभावित करने वाला चीज़ है वो है वनस्पति और जैव भार उत्पादन। तो होता क्या है कि जैसे जो कार्बनिक पदार्थ संचयन की दर जो है वो अधिक होती है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, गुणवत्ता पर भी ये चीज़ें निर्भर करती हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा वनस्पतियाँ और जो वहाँ पर जीव जंतु और अन्य चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, वनस्पति ये जैव भार उत्पादन को बढ़ाती हैं। ठीक है, कार्बन की मात्रा को बढ़ाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मात्र 125 शब्दों में अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अच्छे से चीज़ों को लिखते रहिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आज से ही अच्छे से लिखना स्टार्ट करिए। आपको कुछ नहीं आता, आप अपने बारे में ही लिखिए। आप अपने बारे में लिखिए, सबसे स्टार्ट करिए लिखना। कलम चलनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तब तक मेंस क्लियर नहीं होने वाला। इतना आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए। ठीक है। तो आज से ही आप लोग अच्छे से लिखने का स्टार्ट करिए। और इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस के जो पेड ग्रुप चल रहे हैं 2020 और 21 के, तो उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।